हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज़ लव बब्बर। आप पहुँच चुके हैं आपके जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के सेकंड लेक्चर के ऊपर, जहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इन्हें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने जावास्क्रिप्ट की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम फटाफट शुरू करते हैं, समझते हैं वेरिएबल क्या होता है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है और क्या-क्या इन सभी के सब टाइप्स हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं, ठीक है? तो जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, हर किसी के अंदर हमें डेटा पर काम करना पड़ता है, ठीक है? आपके बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। हर किसी डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का अपना स्टोर करने का तरीका अलग होता है और डेटा को वापस फेच करवाने का तरीका अलग होता है। तो डेटा की हैंडलिंग की यहाँ पर बात हो रही है, डेटा की स्टोरेज की बात हो रही है, तो वेरिएबल्स कहीं न कहीं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब भी डेटा स्टोरेज की बात आती है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक एंटिटी जहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो वो वेरिएबल कहलाती है। विदाउट आपको कन्फ्यूज़ किए हुए वेरिएबल को आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। वेरिएबल होता है नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, ठीक है? क्या मतलब है इस बात का? समझते हैं। मैंने बोला मैं कोई भी प्रकार का डेटा स्टोर करने वाला हूँ, चाहे मैं कोई इंटीजर 23 स्टोर कर लूँ, चाहे मैं कोई स्ट्रिंग बब्बर स्टोर कर लूँ, चाहे मैं कोई बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स स्टोर कर लूँ। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं कहीं न कहीं मेमोरी लेगी, स्पेस लेंगी, ठीक है? कोई 1 बाइट की होगी, कोई 4 बाइट की होगी, कोई 8 बाइट का स्पेस लेगी, कोई मल्टीपल बाइट्स का स्पेस लेने वाली है। तो स्पेस लेने वाली है यानी मेमोरी लेने वाली है। मेमोरी जितनी मेरे पास अवेलेबल है, लेट्स से मैंने बोला कि मेरे पास एक सिस्टम है, वहाँ पर मुझे इतनी मेमोरी अवेलेबल है, इतना स्पेस अवेलेबल है। तो ये जो भी डेटा या जो भी वैल्यूज़ मैं ले रहा हूँ कि आपकी एज कितनी है, आपने बताया 25, तो 25 स्टोर कर रहा हूँ। तो मेमोरी में कहीं पर मैंने 25 स्टोर कर लिया। ये बात समझ में आई? अब एक मेमोरी के अंदर आप इस लोकेशन को कैसे यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करेंगे? मेमोरी के अंदर आपको कहीं पर भी कोई लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई करना है, एक ही तरीका होता है आइडेंटिफ़िकेशन का, वो होता है उस लोकेशन का एड्रेस। तो इस लोकेशन का एक एड्रेस होगा, ठीक है? तो इन शॉर्ट मुझे कोई भी वैल्यू अगर स्टोर करनी है, स्टोर करने का मतलब है वो मेमोरी लेने ही वाली है और अगर मुझे मेमोरी में कहीं पर स्टोर करनी है, तो मुझे उसको एक्सेस करने का भी तरीका मेरे पास होना चाहिए। तो मेमोरी को एक्सेस करने का तरीका होता है एड्रेस। पर आपने यहाँ पे चीज़ें आसान कर दी कि मैं हर किसी वैल्यू जो मैं स्टोर कर रहा हूँ, उसका एड्रेस थोड़ी याद करूँगा कि भाई ये 43348 लोकेशन पे है या कहीं पर आपने बब्बर ऐड कर दिया तो वो 43396 लोकेशन पर है, ये थोड़ी याद करूँगा मैं। तो हमने ये एक्सेस करने के तरीके को, ये स्टोर करने के तरीके को आसान कर दिया। हमने क्या बोला कि मैं इस लोकेशन को एक नाम दे दूँगा। मैंने नाम क्या दे दिया? ऐज। अब मेरे लिए आसान हो गया कि ऐज बताओ कितनी है? तो आपने ऐज देखा, ऐज ब्लॉक को बोलते हैं, 25 प्रिंट कर दिया। मैंने बोला कि इस ब्लॉक का नाम मैंने दे दिया नेम, तो आपके लिए आसान आसान हो गया। आपने बोला नेम बताओ, नेम के लिए आपने ये वाले ब्लॉक पे गए, यहाँ बब्बर लिखा, आपने बब्बर प्रिंट करवा दिया। तो मेमोरी लोकेशन को अगर मैं एक नेम के द्वारा पुकार पा रहा हूँ, नेम के द्वारा एक्सेस कर पा रहा हूँ, नेम के द्वारा एडिट कर पा रहा हूँ, अपडेट कर पा रहा हूँ, मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, वही वेरिएबल कहलाता है, वही वेरिएबल कहलाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बोला कि वेरिएबल क्रिएशन के क्या-क्या तरीके हैं मेरे पास। मेरे पास वेरिएबल क्रिएशन के बहुत सारे तरीके हैं। मैं चाहूँ तो वर कीवर्ड एक होता है, उसके द्वारा वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। एक लेट कीवर्ड होता है, उसके द्वारा भी कर सकता हूँ। एक कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, उसके द्वारा भी कर सकता हूँ। क्या होते हैं सेपरेटली अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। बट अभी समझ में आए कि इनके द्वारा हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास बहुत अच्छी अवेलेबल है, जहाँ पर जाके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं और हम डिस्कस भी करेंगे इन चीज़ों को। तो आप जाएँगे गूगल पर, वहाँ लिखेंगे कोड हेल्प पर जाके हमने आज ही ट्यूटोरियल्स का फीचर लॉन्च किया है और इस ट्यूटोरियल के फीचर पे जाके आप लाइट थीम करना चाहो लाइट थीम कर लो। जावास्क्रिप्ट के इस पूरे ट्यूटोरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें तो लेट वर कॉन्स, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पूरी पढ़ सकते हैं, डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में भी लेक्चर के अंदर, ठीक है? पहले अनाउंसमेंट तो आपके लिए ये हो गई। सेकंडली, कल बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मेल्स आए, उन्होंने कहा कि भैया अर्ली बर्ड डिस्काउंट थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है सुप्रीम 3.0 बैच DSA का। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एकदम पढ़ना चाहते हैं, सुप्रीम 3.0 बैच के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज़ वैलिड टिल अगले 30 घंटे। 30 घंटों के बाद इस कोर्स का प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगा, अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इन केस आप इंटरेस्टेड हैं, तो फटाफट से जॉइन करो और आ जाओ पहली लाइव क्लास के अंदर। वापस चलते हैं, तो हमने बोला कि ये लेट, वर और कॉन्स 3 चीज़ें मेरे पास हैं वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। अगेन डाउट अभी वही है भैया, अभी भी समझ में नहीं आया कि वेरिएबल क्या होता है, मैंने कभी समझाता हूँ। सो लेट्स से मैंने बोला कि लेट एज इज इक्वल्स टू 25, तो इस लाइन से क्या होने वाला है? इस लाइन से आपने बोला कि लेट से मुझे क्या पता लग गया कि भाई मैं एक डायनामिकली टाइप्ड वेरिएबल बनाने वाला हूँ। डायनामिकली टाइप्ड क्या होता है बताएंगे अभी। एज क्या है यहाँ पे? एज यहाँ पे आपके वेरिएबल का नाम है। एज यहाँ पे आपके वेरिएबल का नाम है।
तो आपने बोला ये मेरा वेरिएबल का नाम है, इज़ इक्वल टू के बाद जो आपने लिखा है ये क्या है, ये आपकी वैल्यू है। सेमीकोलन क्या दर्शाता है, एंड ऑफ लाइन, कि लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है, उस एंड को, टर्मिनेशन को दर्शा रहा होता है। तो जब मैं लिखता हूँ लेट एज इक्वल टू 25, इससे क्या हुआ, इससे मेमोरी ब्लॉक में कहीं पर 25 स्टोर हो गया किसी एक्स वाई जी एड्रेस पर, और आपने बोला कि इस ब्लॉक को मैं एक और नाम से पुकार सकता हूँ, नाम से बुला सकता हूँ, उसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, एज रखा हुआ है। लेट से मैं यहाँ पे आके बोलूँ लेट नेम इज इक्वल्स टू बब्बर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो किसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर आपका ये बब्बर ऐड हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। इसका एड्रेस लेट से 4336 है, बट मैं एड्रेस याद नहीं करूँगा, मैं इस मेमोरी ब्लॉक को पुकार सकता हूँ किस नाम से, इस वेरिएबल के नाम से, ये है नेम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने जस्ट अभी समझा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज नथिंग, इट इज जस्ट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो कोई एक मेमोरी लोकेशन है, उसको आपने एक नाम दे दिया, उसी को आप वेरिएबल कह रहे हैं। दोबारा समझते हैं, वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो कोई मेमोरी लोकेशन है, कोई मेमोरी लोकेशन है, और इसको आपने एक नाम प्रोवाइड कर दिया बस, तो इसको आपने वेरिएबल कह दिया। वेरिएबल इज जस्ट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी में आपने एक डेटा स्टोर किया है, उस डेटा को एक्सेस करना हो तो आपने उस मेमोरी एड्रेस को एक नाम प्रोवाइड कर दिया, उसी को आप वेरिएबल कह रहे हैं। कहानी खत्म। अब वेरिएबल क्रिएट करने के मेरे पास 3 प्रकार हैं, उन तीनों प्रकारों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बोला मैं वैर कीवर्ड के द्वारा भी वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, कि मैंने बोला वैर ए इज इक्वल्स टू 50। मैंने बोला मैं लेट कीवर्ड के द्वारा भी कर सकता हूँ, लेट ए इज इक्वल्स टू 60। मैं कॉन्स्ट कीवर्ड के द्वारा भी कर सकता हूँ, कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 70। सवाल है कि तीनों में फ़र्क क्या है, और कौन सा हम यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ नहीं करते हैं। हमने कहा कि वैर को हमने यूज़ करना बंद कर दिया है, क्यों समझते हैं। तो जब वैर की हम बात कर रहे होते हैं, वापस से चलते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, नोट्स के ऊपर। तो यहाँ पे वैर के बारे में आप ये पढ़ पाएंगे कि वैर जो होता है वो 2 प्रकार से काम कर सकता है। एक तो फंक्शन स्कोप्ड होता है और ग्लोबल स्कोप्ड होता है, पर ब्लॉक स्कोप नहीं होता। क्या मतलब है इस बात का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से यहाँ पर मैंने एक फंक्शन राइट डाउन किया हुआ है। तो ये जो वैर वेरिएबल, आपने एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। आप इस एक्स वाले वेरिएबल को लाइन नंबर 3 में एक्सेस कर पा रहे हैं, प्रिंट करवा पा रहे हैं, क्योंकि वो ये देखो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है, इसलिए चल पा रहा है। इसके बाहर अगर आप यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखें कंसोल एक्स लिखा हुआ, तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो आपका वैर के द्वारा क्रिएट किया गया वेरिएबल या तो फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है, उसके बाहर नहीं करेगा। अगर फंक्शन के अलावा कहीं पर आपने लिखा तो वो ग्लोबल स्कोप के अंदर आ जाएगा। ग्लोबल स्कोप का मतलब पूरी फाइल में कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोड करेंगे तो ज़्यादा से समझ में आएगा। तो फटाफट से कोड विंडो पर चलते हैं हमारी। तो हम गए यहाँ पर, हमने बोला कि एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। हमने बोला एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, लेक्चर 40, और लेक्चर 40 के अंदर हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी index.html, और यहाँ पर हमने कुछ बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर दिया है, और यहाँ हमने बोल दिया है स्क्रिप्ट index.js, और फटाफट से मैंने यहाँ पर एक और फाइल ऐड कर ली है, इसका नाम रख दिया मैंने index.js। बहुत बढ़िया। index.js के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो मैंने बोला वैर और एज इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो मैंने कहा कि जब मैं किसी फंक्शन के अंदर वैर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाहर यूज़ कर रहा हूँ, तो ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा अभी एज वाला वेरिएबल। अब मैं कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा, एक इफ़ स्टेटमेंट लिखी कि इफ़ ट्रू, तो आप यहाँ पे अगर लेट्स से प्रिंट कराना चाहो console.log एज, तो चेक करते हैं कि हम 25 प्रिंट करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं। चेक करते हैं एक बार। तो हम यहाँ पर आए, हमने बोला कि लोकेशन क्या है, हमने बोला नोड index.js, तो क्या प्रिंट हो रहा है 25। बढ़िया, तो बिल्कुल सही चल रहा है। पर इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, अभी तो इस प्रकार से अगर मैं कोड करूंगा तो ग्लोबल स्कोप में अवेलेबल है, पूरी फाइल में कहीं पर भी आप इस एज नाम के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इफ़ कंडीशन क्या है या फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डरने की नीड नहीं है। ठीक है, इसको मैंने अभी कमेंट कर दिया। तो कमांड स्लैश का या कंट्रोल स्लैश का आप यूज़ करेंगे तो आप इसे कमेंट कर पाएंगे। कमेंट का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है इन एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, नहीं इग्नोर कर दिया जाएगा। इनका यूज़ क्या होता है, आप अपने कोड में डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए, और कोई व्यक्ति नया आपके कोड को देखे आके तो उसको अच्छे समझ में आ पाए आपका कोड, अच्छी डिटेल्स आपने मेंशन की हुई है, तो उसके लिए कमेंट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बट अगर मैंने इस प्रकार से किया होता कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, अगेन इसको अभी डरना मत कि क्या कर दिया भाई, ये समझ नहीं आ रहा, फंक्शन सिखाऊंगा, अभी समझने की नीड नहीं है। अभी इसको मान लो कि ऐसा कुछ होता है, मान लो सॉल्व नामक एक फंक्शन है, और इस सॉल्व नामक फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया वैर एज इक्वल्स टू 25। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा एज को, तो शायद ये चलना चाहिए, शायद नहीं भैया, पक्का चलना चाहिए। तो मैंने इसको रन किया,
नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि भैया आपने फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, कॉल नहीं मारी। अब ये फंक्शन क्या होता है, कॉल क्या होता है, इसके बारे में बाद में सिखाऊंगा, पर अभी हमारा इंटेंशन क्या है, हम बस देखना चाहते हैं इस फंक्शन के अंदर 25 लिखा और यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ तो कोड सही चलेगा कि नहीं चलेगा, तो रन करके देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे गया और कोड बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। बट अगर इसी स्टेटमेंट को मैं फंक्शन के बाहर लिख दूँ तो क्या होगा, तो कोड नहीं चलना चाहिए, एरर आना चाहिए। एरर आ गया, बहुत बढ़िया, एज इज़ नॉट डिफाइंड। इन शॉर्ट मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर एक फंक्शन नामक चीज़ के इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने वैर का यूज़ करके वेरिएबल क्रिएट किया है, तो वो इन ब्रैकेट्स के अंदर ही आपके पास अवेलेबल होगा। इन ब्रैकेट्स के बाहर जैसे ही मैंने एज को यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की तो एरर थ्रो कर देगा। इसे हम कहते हैं फंक्शन स्कोप्ड है आपका ये वैर कीवर्ड। सेकेंडली, मैंने वैर को यहाँ पर यूज़ कर लिया था, यहाँ पर क्रिएट किया था, तो इस प्रकार अगर मैं बाहर ही क्रिएट कर रहा हूँ तो पूरी फाइल के अंदर ग्लोबली मुझे अवेलेबल हो, कहीं पर भी यूज़ करना चाहूँ मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। एक और गड़बड़ उसमें क्या है, एक और गड़बड़ क्या है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर मेरे पास वेरिएबल ग्लोबली अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं मुझे डीबगिंग में इश्यूज आते हैं। डीबगिंग इश्यूज से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि वैर को मैं यूज़ नहीं करूँ। एक और गड़बड़ क्या है कि मैं इसको रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ, जो कि बाकी जगहों पर नहीं होता। आपने बोला वैर एक्स इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और आपका मन बदल गया, आपने बोला वैर एक्स इज इक्वल्स टू 20। ये कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। ये री डेफिनेशन, री डिक्लेरेशन जो आप कर रहे हैं, ये नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है। चला के देखोगे तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं होंगे, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, बढ़िया। ये नहीं चाहता मैं, फिर से डीबगिंग वाली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, डिफाइन भी कर दिया डिक्लेयर करके, यहाँ पर भी डिक्लेयर करके फिर से डिफाइन कर दिया, ये नहीं चाहता। डीबगिंग मुझे इश्यूज आएंगे, मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो वैर में हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। हमें पता लगा कि भाई ये जो है फंक्शन स्कोप्ड है, ग्लोबली स्कोप्ड है, ब्लॉक स्कोप्ड नहीं है। ब्लॉक स्कोप्ड के बारे में बात करेंगे, अभी चिंता नहीं करनी, ठीक है। पर हाँ, मुझे पता लग गया कि अगर फंक्शन के अंदर मैं इसे क्रिएट करता हूँ तो वहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ, तो फंक्शन के बाहर मैं इसका एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो नॉट पॉसिबल, एरर आ जाएगा। रीअसाइनमेंट पॉसिबल है, यानी दोबारा से वैल्यू आप असाइन करना चाहें, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे आपने एक और वैल्यू दी, रीअसाइनमेंट पॉसिबल है, कोई भी इशू नहीं है। रीडेफिनेशन भी पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे वैर एक्स इक्वल टू 10 कर दिया और वैर एक्स इक्वल टू मैंग कर दिया, यहाँ पर पॉसिबल है, पर मैं चाहता नहीं हूँ, मुझे बाद में डीबगिंग इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, जो कि बहुत गलत होगा, बहुत बेकार एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये हम नहीं चाहते। तो हमारे पास 2015 में ES6 के अंदर दो प्यारी प्यारी चीज़ें आई इन इश्यूज़ की वजह से। वो क्या थी, लेट एंड कॉन्स्ट। ये बड़ी प्यारी चीज़ हमारे पास ES6 के अंदर आई और इससे हमें बहुत मज़े आ गए कि भाई अब हमारी वेरिएबल वाली गेम कंफ्यूजिंग नहीं है, अब डीबगिंग मुझे इश्यूज़ नहीं फेस होंगे। तो लेट कीवर्ड की हम बात कर रहे हैं कि भैया लेट क्या होता है, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बोला लेट के द्वारा भी मैं वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, पर मेक श्योर जो भी आप लेट के द्वारा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वो ब्लॉक्ड स्कोप होता है, इसका पता तुम्हें होना चाहिए। ब्लॉक स्कोप्ड का मतलब क्या है, ब्लॉक स्कोप्ड का मतलब ये है कि जिन दो ब्रैकेट्स के बीच में तुम इसे क्रिएट करोगे, ये सिर्फ उन्हीं दो ब्रैकेट के बीच में अवेलेबल होगा, एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा कहीं पर ऊपर या नीचे एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो एरर थ्रो कर देगा, ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं है, ऐसा बता देगा। ट्राई करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं एक बार, चलो। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला लेट a इज इक्वल्स टू 10 और मैंने बोला console डॉट लॉग और मैंने बोला a, ठीक है। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मैंने बोला पहले से क्लियर कर लेते हैं और मैंने बोला नोड इंडेक्स डॉट JS 10 प्रिंट होगा, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। बट अगर मैंने इसे ब्रैकेट्स में डाला होता, अगर मैंने इस लेट वाली गेम को ब्रैकेट्स में डाला होता कि भाई ये जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया है वो इन दो कोडिंग ब्लॉक्स के अंदर किया है, तो कोडिंग ब्लॉक्स के बाहर क्या मैं इसे एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं। भैया आपने अभी बताया कि लेट के द्वारा क्रिएट किया गया वेरिएबल ब्लॉक्ड स्कोप होता है, तो वो इन ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, इसके ऊपर या इसके नीचे एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि एरर आना चाहिए। क्या एरर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर इसके नीचे की जगह इसको मैं ऊपर लिखूं तो क्या एरर आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर इसको ऊपर नीचे की जगह अंदर लिख दूं तो तब सही चलेगा, हाँ अब सही चलेगा भैया, अब सही चलेगा, 10 आ गया, बढ़िया। तो हमें समझ में आ गया ब्लॉक्ड स्कोप का क्या मतलब होता है, कि जिन दो ब्लॉक्स के अंदर आपने ये वेरिएबल क्रिएट किया है उन दो ब्लॉक्स के अंदर ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारी चीज़ थी और इससे हमें और मज़ा आ गया कि डीबगिंग में इश्यूज़ नहीं आएंगे। एक और चीज़ हमने फेस की थी कि क्या यहाँ पर रीडेफिनेशन पॉसिबल है, क्या यहाँ पे अगर मैं लेट a इज इक्वल्स टू 20 लिखूँगा तो उसके बाद मैं दोबारा रीडिफाइन कर सकता हूँ इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेट a इज इक्वल्स टू 30, जो सेम आपके वैर के अंदर हो रहा था। नहीं, वैर के अंदर तो पॉसिबल था पर a के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। एक बार तुम्हें
रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तुमने देखा कि भाई ये ऑलरेडी एक बार डिक्लेयर हो चुका है, दोबारा डिक्लेयर क्यों कर रहे हो। तो ये बहुत प्यारी चीज़ थी लेट के अंदर, जहाँ पे कन्फ्यूजन से हम बच गए, हमें पता लग गया कि यहाँ पर मुझे रीडिक्लेयर करने की नीड नहीं है, अलाउड नहीं है, रीडिफाइन करने की नीड नहीं है, अलाउड नहीं है। हाँ, मैनिपुलेट करना चाहूँ, आगे जाके ये बोलना चाहूँ कि ए की वैल्यू 30 कर दो, वो पॉसिबल है। डिक्लेयर दोबारा मत करना, दोबारा से इसको मैनिपुलेट करना हो कि ए की वैल्यू चेंज करनी है, वो पॉसिबल है, वो चेंजेस करना वैल्यू वाइज, वो पॉसिबल है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर दर्शाई गई है कि तुमने यहाँ पर एक्स क्रिएट कर लिया, अगेन तुमने किसी ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा इस एक्स वाले वेरिएबल को, तो ये पूरी फाइल में तुम एक्सेस होने वाला है। तुमने वाई क्रिएट कर लिया, ये इन वाले 2 ब्लॉक्स के अंदर है, तो इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर ही तुम इसे एक्सेस कर सकते हो। अगर बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे यहाँ पर, तो ये एरर थ्रो कर देगा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर रीअसाइनमेंट पॉसिबल है क्या? तो रीअसाइनमेंट की बात करिए, एक्स की वैल्यू पहले 10 थी, आपने यहाँ पे मयंक डाल दिया, हाँ ठीक है, हो गया, कोई इशू नहीं है। और मैंने बोला रीडेफिनेशन पॉसिबल है क्या कि एक्स लेट एक्स 10 कर रखा है, फिर लेट एक्स मयंक कर दिया, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, दोबारा से क्रिएट कर ही नहीं सकते आप वेरिएबल का, एरर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एक बड़ी प्यारी चीज़ तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भैया कि पहले आपने एक्स के अंदर 10 वैल्यू डाली और फिर आपने एक्स के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये वाली वैल्यू एक नंबर था, ये वाली वैल्यू एक स्ट्रिंग थी। इसे ही हम कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, कि आपने यहाँ पर बोल दिया कि भैया लेट ए इज इक्वल्स टू 10, आप यहाँ पर कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बब्बर, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, इसे कमेंट करना पड़ेगा। तो आपने भले ही यहाँ पर एक नंबर डाला था, भले ही आपने आप इंटीजर डाला, चल जाएगा। भले ही आपने यहाँ पे बोल दिया कि मैं इसमें बूलियन वैल्यू डालना चाहता हूँ, ट्रू या फॉल्स, वो भी चल जाएगा। भले ही आप यहाँ बोलना चाहते हैं कि मैं इसमें नल डालना चाहता हूँ, वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक बार रन कर देख लेते हैं। बढ़िया। तो हमने ये जाना कि डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कैसे मैं एक वेरिएबल जो मैंने क्रिएट कर दिया उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई भी इश्यूज नहीं है, ठीक है। ये हमने और सीखा। वापस चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर, नोट्स पर। कॉन्स्ट के बारे में बात करनी है। कॉन्स्ट नाम से ही पता लग रहा है मुझे, कॉन्स्ट का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे कांस्टेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। कॉन्स्ट ए 25, कहानी ख़त्म। आपने इस प्रकार से एक वेरिएबल क्रिएट किया, कांस्टेंट आपने डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर आप बाद में अगर बोलना चाहें कि ए के अंदर 10 डाल दो, नॉट पॉसिबल। बाद में रीडिक्लेयर करना चाहें, नॉट पॉसिबल। बाद में रीडिफाइन करना चाहें, नॉट पॉसिबल। कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलो करके देखते हैं, आ जाओ। वापस चलते हैं कोड की तरफ। मैंने बोला इसे कर दो कमेंट, हमने बोला कि कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 28। क्या ये चल रहा है? एक बार रन करके देख लेते हैं। चल रहा है। तो एक बार इसे फटाफट से क्रिएट कर लिया हमने, बढ़िया चल रहा है, 28 प्रिंट हो गया। क्या मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ? ए इज इक्वल टू 20 कह सकता हूँ? नहीं भैया, ये तो कह रहा है, कह सकते हैं। तो फिर एक बार रन करके देख लो भाई, अगर कह रहा है तो अभी पता लग जाएगा। तो हमने बोला ए की 28 कॉन्स्ट था, बाद में 20 डालने की कोशिश किया। क्या मैं इसको कर पाऊंगा? चेक कर लेते हैं। बढ़िया, एरर आ गया। क्यों? क्या आप असाइनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल को, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने जो वैल्यू डाल दी वही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या मैं इसके अंदर ऐसे दोबारा से कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर सकता हूँ? नहीं। डिफाइन कर सकता हूँ? नहीं लगता। तो रन करके देख लो, एरर आ गया। भाई पहले एक बार डिक्लेयर हो चुका, दोबारा डिक्लेयर क्यों कर रहे हो, ये भी समझ में आ गया। तो हमने तीनों के अंदर डिफरेंस देखा जस्ट अभी, उसे एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि जब मैं वेरिएबल ए क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल ए इक्वल टू 10, तो मैं इसको दोबारा से डिक्लेयर कर सकता हूँ, दोबारा से डिफाइन कर सकता हूँ, पॉसिबल है। ए को मैनिपुलेट करना चाहूँ, ए को मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये भी सही चलेगा, ये भी सही चलेगा। जब मैं लेट के द्वारा एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 10, तो इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कोई भी इशू नहीं है। बट अगर मैं इसको दोबारा डिक्लेयर करके डिफाइन करना चाहूँ तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। जब मैं कॉन्स के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, कॉन्स ए इज इक्वल टू 10, तो ना तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता, और ना तो मैं इसे दोबारा डिक्लेयर कर सकता, और ना तो मैं इसको दोबारा से डिफाइन कर सकता, असाइन कर सकता। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो तीनों के तीनों तुमने समझ लिया कीवर्ड किस प्रकार से काम करते हैं। और इसको हम जनरली यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, हम लेट को ही यूज़ कर रहे होते हैं हमेशा। जहाँ पर मुझे नॉर्मल वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं, जहाँ पर मुझे एक कांस्टेंट क्रिएट करना होता है, वहाँ मैं कांस्टेंट यूज़ कर लेता हूँ, खत्म। इतना ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हम करते आ रहे थे, वो क्या था कि भैया आप वेरिएबल बना रहे हो लेट ए इज इक्वल्स टू 10। ये क्या तरीका हुआ? ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। तो वेरिएबल नेमिंग इस प्रकार से नहीं की जाती। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन की अगर तुम बात करोगे, ये तरीका सही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, दिस इज नॉट द वे।
जैसे हम कर रहे हैं, ABCD लिख दिया, XYZ लिख दिया, इस प्रकार का हम नहीं करना होता। कैसे वेरिएबल क्रिएट करना है, क्या दिमाग में रखना है, क्या-क्या रूल्स होते हैं, हमें फॉलो करने पड़ेंगे, उनको एक बार जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बात बनेगी। ठीक है, तो जब इसके रूल्स की हम बात करते हैं, सबसे पहला रूल दिमाग में क्या आता है कि भैया अगर आप अपने वेरिएबल को स्टार्ट करना चाहें, किसी नंबर से स्टार्ट करना चाहें, किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट करना चाहें, डॉलर साइन से, तो पॉसिबल है, दिस इज़ पॉसिबल, ये आप कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड रूल, आपके वेरिएबल के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, आप कोई भी स्पेस नहीं रख सकते हैं। थर्ड रूल इज़ आपका वेरिएबल जो है वो कैमल केस की ऑर्डरिंग के अंदर होना चाहिए। कैमल केस की ऑर्डरिंग कैसे होती है? मैंने बोला लेट्स से आपका वेरिएबल मल्टीपल वर्ड से मिलके बन रहा है। जैसे वर्ड्स हैं एज ऑफ स्टूडेंट, अगर ये 3 वर्ड से मेरा वेरिएबल बन रहा है तो मैं कैसे लिखूँगा? पहला वर्ड एज़ इट इज़ लोअर केस के अंदर लिखेंगे आप, उसके बाद जितने भी वर्ड हैं उन सभी के पहले लेटर को कैपिटल बनाएँगे। तो आपने बोला ऑफ, फिर स्टूडेंट का एस कैपिटल किया स्टूडेंट, यानी वो मैंने बोला अगर मेरे पास लेट्स से मार्क्स ऑफ टॉपर करके एक वेरिएबल मुझे क्रिएट करना, तो कैसे बनेगा? पहला वर्ड एज इट इज़ लोअर केस में बना दूंगा, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, तीसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, इस प्रकार से आप कैमल केस लिखने वाले हैं। लेट्स से आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से यहाँ पर जाएंगे कोड हेल्प पर, और इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके लिए हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है केसिंग, कैमल केसिंग के बारे में। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, डायनामिक टाइपिंग के बारे में पढ़ सकते हैं और समझ में आ जाएगा आपको बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर हमने पूरी केसिंग ऐड की हुई है कि स्नेक केस क्या होता है, पास्कल केस क्या होता है, कैमल केस क्या होता है, पूरी एग्जाम्पल्स या चीज़ें यहाँ पर हमने ऐड की हुई है, तो पढ़ सकते हैं आप इसको, अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, ठीक है। अगेन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल वेरिएबल्स को क्रिएट करते हुए वो क्या रहता है कि आपका जो भी आप वेरिएबल नेम बना रहे हैं थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसा फालतू कुछ भी मत लिख देना। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे कि A, B, X, ये कोई मीनिंगफुल नेम थोड़ी है। एज ऑफ स्टूडेंट, ये मीनिंगफुल वेरिएबल नेम है। मार्क्स ऑफ टॉपर, ये मीनिंगफुल वेरिएबल नेम है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। एंड द लास्ट रूल इज आपको रिजर्व्ड कीवर्ड का यूज नहीं करना है। रिजर्व्ड कीवर्ड्स के वेरिएबल नेम आपको क्रिएट नहीं करने हैं, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, एक बार देखते हैं ये रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में। तो फटाफट गूगल पर चलते हैं। हमने बोला रिजर्व कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर हमने एक इमेज पकड़ ली और इमेज के अंदर मुझे बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार ये सारे के सारे कीवर्ड जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड हैं। आप इन सारे कीवर्ड के नाम का वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे नल, तो नल के नाम का वेरिएबल नेम नहीं बनाएंगे। मैंने बोला न्यू के नाम का वेरिएबल नेम आप नहीं क्रिएट करेंगे। ब्रेक, बूलियन, ये सारे कीवर्ड्स एक मीनिंग कैरी करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक स्पेसिफिक मीनिंग वो कैरी करते हैं। आप खुद से उनके नाम का वेरिएबल क्रिएट करके कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें, ठीक है। तो ये रूल एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप चाहें नंबर, सेमीकोलन, डॉलर के साथ वेरिएबल नेम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, कैमल केस ऑर्डरिंग के अंदर होना चाहिए, इस प्रकार से कि पहला वर्ड हमेशा लोअर केस, बाकी सारे के सारे वर्ड लोअर केस में रहेंगे, बट हर किसी का पहला लेटर जो है कैपिटल होगा, जैसे ओ कैपिटल है, एस कैपिटल है ना। वेरिएबल नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, इंट्यूटिव होना चाहिए, पता लग पाए कि अरे वेरिएबल नेम क्या कैरी करता होगा, अपने अंदर कौन सी वैल्यू कैरी करता होगा, किसकी वैल्यू कैरी करता होगा। द लास्ट थिंग, इसको रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उन रिजर्व कीवर्ड से परहेज करना है, सेम उस नेम के वेरिएबल नेम नहीं क्रिएट करने हैं। तो ये वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन थी। अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। मैंने बोला अभी तक आप जान चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ वेरिएबल, दिस इज़ डन। आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल को, आपने बोला भैया वैर के द्वारा कर सकते हैं, लेट के द्वारा कर सकते हैं, कॉन्स के द्वारा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। हमने समझ लिया कि वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन क्या क्या मेरे पास अभी है जिनका मुझे पालन करना है वेरिएबल हमेशा क्रिएट करते हुए, बहुत बढ़िया। अब जब मैं कहता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, लेट नंबर इज इक्वल्स टू 25, तो हर वेरिएबल नेम के अंदर आप एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं। कभी आपने यहाँ पर 25 इंसर्ट कर दिया, कभी आपने यहाँ पर एक प्रकार का ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग इंसर्ट कर दी, कभी आपने यहाँ पर कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू इंसर्ट कर दी, कभी आपने यहाँ पर नल वैल्यू इंसर्ट कर दी। ऐसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की वैल्यूज आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। क्या होते हैं डेटा टाइप्स? नाम से ही मुझे पता लग रहा है डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा की आप बात कर रहे हैं। जैसे नंबर एक प्रकार का डेटा है, मैंने बोला फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसमें डेसिमल्स आते हैं 3.14, ठीक है, वो एक प्रकार का अलग डेटा है। मैंने बोला कैरेक्टर्स ABCD, ये एक प्रकार का डेटा है। मैंने बोला स्ट्रिंग्स, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बब्बर, लव, हेलो, नमस्ते, दुनिया, ये एक प्रकार का डेटा है। मैंने बोला ट्रू या फॉल्स, बूलियन, ये एक प्रकार का डेटा है। मैंने बोला नल, ये भी एक प्रकार का डेटा माना जाएगा यहाँ पे। तो डेटा टाइप क्या दर्शाते हैं? डेटा टाइप
ऐसी एंटिटी है जो दर्शाते हैं कि किस टाइप के डेटा के बारे में बात हो रही है और साइज़ ऑफ डेटा क्या है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेटा टाइप क्या दर्शाते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा के बारे में बात हो रही है और उसका साइज़ कितना है, कितनी मेमोरी वो लेने वाला है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बात कर सकते हैं 2 प्रकार के डेटा टाइप के बारे में, ठीक है? हम अभी इस क्लास के अंदर एक ही टाइप डिस्कस करेंगे, बाकी दूसरे वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है? तो नॉन प्रिमिटिव के बारे में हम आगे जाकर फ्यूचर में इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, अभी इसकी नीड नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव के अंदर ऑब्जेक्ट की बातें होती हैं, एरेज़ की बातें होती हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे जाके, बट अभी इस लेक्चर के अंदर हम नहीं पढ़ने वाले। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है, उनके बारे में डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं और यहाँ पर आपके होमवर्क भी आएगा, जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे कि भैया इसका आंसर ये होने वाला है। तो प्रिमिटिव टाइप्स की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर आप बात कर सकते हैं एक नंबर टाइप ऑफ डेटा के बारे में कि भैया 1 2 3 से आप डील कर रहे हैं। आप बात कर सकते हैं एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा के बारे में कि हेलो, लव, बब्बर, नमस्ते, दुनिया, इस टाइप के डेटा के बारे में। आप बात कर सकते हैं बूलियन टाइप के डेटा के बारे में। आप बात कर सकते हैं अनडिफाइंड काइंड ऑफ एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। आप बात कर सकते हैं नल के बारे में। आप बात कर सकते हैं बिग इंट के बारे में। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा टाइप आपके पास अवेलेबल है। आप बात कर सकते हैं सिंबल के बारे में। तो ये आपके पास कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बिग इंट की जब हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है 2⁻53-1, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्यों लिखा मैंने ये, ठीक है। तो नंबर की जब हम बात करता हूँ 1 बाय 1 यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो मैंने बोला कि नंबर का मतलब है कि मैं डील कर रहा हूँ इस प्रकार के डेटा के साथ 1 2 23 4.14 5.79 3.14। तो अगर इस प्रकार का डेटा है तो ये सारा का सारा डेटा किस प्रिमिटिव डेटा टाइप कैटेगरी के अंदर आता है? नंबर के अंदर आ जाता है। अब मैं कहता हूँ कि लेट्स से मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है भैया? मैंने बोला कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर होता है ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, सी एक कैरेक्टर है, डी एक कैरेक्टर है, ऐसे जेड तक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, सी है, एस सिंबल भी आपके पास कैरेक्टर के अंदर ही आने वाले हैं। तो ये सब कैरेक्टर्स माने जाते हैं, ठीक है। अल्फाबेट्स की हम बात करें यानी ये स्पेशल सिंबल्स की हम बात करें तो स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ आ गए। तो मैंने बोला लव, इसमें 4 कैरेक्टर हैं बट पूरा मिला के डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग बन गई। मैंने बोला बब्बर में 6 कैरेक्टर्स हैं बट पूरा का पूरा मिला के इस डबल कोट के अंदर ये एक स्ट्रिंग बन गई। मैंने बोला नमस्ते स्पेस दुनिया, इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं? आई थिंक इसके अंदर 7 6 13 कैरेक्टर्स हैं और ये पूरा का पूरा डबल कोड के अंदर मिला के एक स्ट्रिंग बन गई। तो इस टाइप के डेटा के साथ आप डील कर रहे होते हैं तो आप स्ट्रिंग के साथ डील कर रहे हैं। या जब मैं कहता हूँ आप बूलियन टाइप के डेटा के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पे 2 प्रकार की वैल्यूज होती है। या तो आप ट्रू वैल्यू के साथ खेल रहे हैं या तो आप फॉल्स वैल्यू के साथ खेल रहे हैं। कहानी खत्म, इतना ही, ट्रू या फॉल्स। जब मैं बात करता हूँ कि अनडिफाइंड की, अनडिफाइंड का मतलब क्या है? तो मैंने बोला अनडिफाइंड प्रिमिटिव डेटा टाइप की जब बात करते हैं तो वहाँ पर अनडिफाइंड का मतलब ये है कि आपने अपने वेरिएबल को भी कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, आपने वेरिएबल को भी डिफाइन नहीं किया है। तो जब मैं इस प्रकार से एक वेरिएबल क्रिएट कर दूं कि लेट एज, तो क्या मैंने एज के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करी? नहीं। तो अगर तुम एज प्रिंट करने जाओगे तो क्या प्रिंट होगा? अनडिफाइंड, क्योंकि तुमने एज को डिफाइन ही नहीं किया। भैया मैं तो नहीं मानता, चलो और फिर एक बार ये चारों रन करके देखते हैं कोड वाइज। तो मैंने कहा चलो 1 बाय 1 फटाफट से करते हैं, एक बार नंबर से डील करवाते हैं। तो हमने बोला लेट नंबर, अगेन नंबर के अगर तुम नाम रखना चाहो या कोई और रखना चाहो वेरिएबल ने तो पॉसिबल है 20। और मैंने बोला console.log और मैंने यहाँ पर नम बोल दिया। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको रन करूँगा चल जाएगा? हाँ, नहीं चला। कहाँ पर गड़बड़ आ गई? नम लिख दिया भैया, मार्क्स लिखना था, ठीक है। मैंने इसे क्लियर कर दिया और मैंने बोला कि इंडेक्स, सॉरी गाइस, नोड index.js। बहुत बढ़िया। 20 आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने बोला 20 पॉइंट, ये मैंने कुछ डेटा डाल दिया। अब मैंने इसको फिर से रन करने की कोशिश की, सही आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। तो मुझे समझ में आ गया नंबर से इस प्रकार डील किया जा सकता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे आके बोल दिया नहीं यार मार्क्स के अंदर नंबर तो नहीं, मुझे मार्क्स के अंदर स्ट्रिंग डालनी है। तो मैंने यहाँ बब्बर डाल दिया। तो बब्बर अगर मैं अभी रन करूँ तो बब्बर प्रिंट होना चाहिए। बिल्कुल सही। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, भले ही पहले नंबर स्टोर हो रहा हो, अब स्ट्रिंग स्टोर हो, स्ट्रिंग को हैंडल कर लिया इसने। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने बोला नहीं यार मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मुझे बूलियन वैल्यू रखनी है। तो मैंने यहाँ पर ट्रू डाल दिया। तो ट्रू डाल दिया और मैंने बोला कि इसको रन करो एक बार, क्या सही चल रहा है? ये भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। इसी प्रकार लेट से मैं आऊँ और मैंने बोला कि यार मैंने ना इसको डिफाइन कभी किया ही नहीं होता। अगर मैंने इसको कभी डिफाइन ही नहीं किया होता, सिंपल यहाँ पर ऐसे लिखा होता मार्क्स। तो अगर डिफाइन ही नहीं किया
कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं करी यानी अनडिफाइंड है। अब अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ गया। यही तो बता रहा था मैं कि अगर तुम इस प्रकार सिर्फ डिक्लेयर करोगे अपने वेरिएबल को, कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करोगे और प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर तुम्हारा अनडिफाइंड आ जाएगा। यही तो डिस्कस कर रहे थे हम। एक और टाइप था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये चारों तो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक और टाइप कौन सा हमारे पास अवेलेबल है, नल वाला है। तो तुम चाहो, अनडिफाइंड का तो समझते हैं पहले एक बार क्या है। अनडिफाइंड का मतलब तुम्हारा एक वेरिएबल है, तुमने उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट ही नहीं की, उसको कभी डिफाइन ही नहीं किया, दैट्स व्हाई अनडिफाइंड आ रहा है। नल का मतलब तुम्हारा एक वेरिएबल है, उसमें तुमने एक वैल्यू जिसको हम नल कहते हैं वो इंसर्ट कर दी है। तुम्हारा एक वेरिएबल है, उसमें तुमने नल वैल्यू इंसर्ट कर दी है, ये कहना चाहते हैं। तो हमने सिंपल से एक बात करी, लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू नल, खत्म खत्म। इतना ही है इतना ही है इसके अंदर। और अगेन ये सिर्फ सिंगल टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, इसके अलावा कुछ और स्टोर नहीं करेगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ बोल सकता हूँ कि लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू नल, और इसको प्रिंट करके देख लेंगे तो एक बार नल आपको प्रिंट होकर दिख जाएगा, ठीक है। बढ़िया चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है। एंड द लास्ट वन इज बिग इंटीजर। तो अब बात करते हैं बिग इंटीजर के बारे में। अगेन जैसे यहाँ पर ये नंबर मैंने राइट डाउन किया हुआ है, तो अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर आपका बेसिकली -2^53 -1 से लेकर 2^53 -1 की जो रेंज है, इस रेंज में नंबर कैरी कर सकता है। अगर मुझे इस नंबर से बड़े नंबर बनाने हैं, यानी इस वाले नंबर से बड़े नंबर दर्शाने हैं, तो वो पॉसिबल होंगे इस बिग इंटीजर के द्वारा। इस बिग इंटीजर टाइप में इतनी यूटिलिटी होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो इस नंबर से बड़े नंबर को स्टोर कर सकता है, दर्शा सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पर कोई भी बड़ा सा नंबर दे सकते हैं और हमें डरने की नीड नहीं कि हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो लोड लेने की आपको बिल्कुल भी कोई नीड खास नहीं है। क्या बात समझ में आती है? इसने लिखा हुआ नंबर लिटरल विद एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 2^53 और ग्रेटर देन टू लार्ज और ग्रेटर आर टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली एज इंटीजर्स। तो इन नंबर को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बढ़िया, ठीक है। और इतना ही है दोस्त, इतना ही है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। और लेट से मैंने बोल दिया कि मार्क्स के अंदर मैंने फॉल्स डाल दिया है और मुझे चेक करना है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मार्क्स किस टाइप का डेटा है। तो आप यहाँ पे ये भी राइट डाउन कर सकते हैं, console.log टाइप ऑफ नाम की यूटिलिटी से आप चेक कर सकते हैं कि मार्क्स जो है वो किस डेटा टाइप को बिलोंग करता है। तो अगर मैं इसको फटाफट से यहाँ पे रन कर दूँ तो मुझे बता पा रहा है कि फॉल्स डाला हुआ है, यानी कि बूलियन है, ख़त्म। इस प्रकार काम करता है। लेट से मैंने यहाँ पे 12 डाला होता और मैं इसको फिर रन करता, फिर कहता यार 12 है यानी नंबर है, बहुत बढ़िया। लेट से मैंने यहाँ बब्बर इंसर्ट किया होता तो ये मुझे कहता कि भाई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट से मैंने यहाँ पे नल इंसर्ट किया होता तो मुझे ये बता देता कि भाई ये एक नल टाइप का डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट से मैंने यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं होता, लेट से मैंने यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं होता और इसको ऐसे कर देता, सिर्फ डिक्लेरेशन होती। तो अगर मैं डिक्लेरेशन के द्वारा आधार पर चेक करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलता, तो अनडिफाइंड आता। बिल्कुल सही चल रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमने सारे डेटा टाइप्स को डिस्कस किया पर एक डेटा टाइप हमने डिस्कस नहीं किया। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम फाइंड आउट करोगे सिंबल डेटा टाइप क्या है, क्यों है, कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ड्रॉबैक है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये आप होमवर्क में करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि क्या होता है ये सिंबल डेटा टाइप। ये आपका होमवर्क है। एक लकी कमेंट को हम पकड़ के उनको एक टी शर्ट, कोड हेल्प टी शर्ट अपन गिव अवे कर देंगे इस आंसर के बेसिस पर, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नथिंग जस्ट नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का आपने एक नाम असाइन करते हैं, उसका वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम वैर कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि या तो ग्लोबली स्कोप्ड होगा या फिर फंक्शन स्कोप्ड होगा, ठीक है। ब्लॉक स्कोप्ड नहीं होता है वो। और लेट कीवर्ड जो होता है वो अच्छा है क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक्ड स्कोपिंग होती है। आपने जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया वहाँ पर एक्सेस करते हैं, उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो डीबगिंग में आपको इशूज़ नहीं आते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड जहाँ पर कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करने होते हैं, जहाँ पे आपसे वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। दिस इज कॉन्स्टेंट कीवर्ड, बहुत बढ़िया। तो वेरिएबल क्रिएशन आपने समझ ली। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, नेम थोड़ा सा इंट्यूटिव होना चाहिए। आप उसमें नंबर लगाना चाहें स्टार्टिंग में, अंडरस्कोर लगाना चाहें या फिर $साइन लगाना चाहें, पॉसिबल है। स्पेस आप नहीं लगा सकते। आप रिजर्व्ड कीवर्ड्स के वेरिएबल ना क्रिएट करें, गलत होगा बहुत ज़्यादा वो। और कैमल केस का आपको यूज़ करना है ये क्रिएट करते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने आपको दर्शाया, कैमल केस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फटाफट से जाकर, ठीक है। मैंने कल आपको कहा था लास्ट वीडियो के अंदर कि हम लाइट थीम पे काम कर रहे हैं। लाइट थीम हमारी बिल्ड हो चुकी है। मुझे पर्सनल डार्क थीम उतनी समझ में नहीं आई, तो और यूआई भी चेंज करने को कहा था, यूआई भी हमने चेंज कर दिया पूरा का पूरा।
तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और अभी एक और नए फीचर में लॉन्च किया है डेव चैलेंज करके। तो डेव चैलेंज पे जाके आप लेट से कोई भी डेवलपमेंट बेस्ड चैलेंजेस करना चाहें तो आप यहाँ पे जाके फटाफट से इनको कोड कर सकते हैं। ये आपकी कोडिंग विंडो हो गई, यहाँ पे जाकर आपका आउटपुट दिख जाएगा, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और सोल्यूशन देखना चाहे बाकी बच्चे क्या सबमिट कर रहे हैं, लीडर बोर्ड देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेट से मुझे रवि का सोल्यूशन देखना है। डेमो यूआरएल पे मैं गया, रवि का कोड हम देख पा रहे हैं, ठीक है। रवि ने क्या कोड लिखा हुआ है सारा यहाँ पर विजिबल है और बस बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और भी इसमें चैलेंजेस ऐड होने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के पूरे 30 डे चैलेंज टाइप हम ऐड करवाएंगे इसके अंदर ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ। बहुत बढ़िया। एक और शाउट आउट कि हमने अभी कोड हेल्प पर सुप्रीम 3.0 बैच लॉन्च किया हुआ है। इनकेस आप में से कोई भी डीएसए स्टडी करना चाहता है तो फटाफट से जाकर कोड हेल्प पर डीएसए बैच का पार्ट बन सकता है। और बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लेस हो चुके हैं। किसी की यूके यूनाइटेड किंगडम बार्कलेज में प्लेसमेंट हुई है, किसी के रिमोट ऑफर्स लगे हैं, कोई मैट शीट पे काम कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, किसी की माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न लगी है, किसी की फुल टाइम अपॉर्चुनिटी लगी है, किसी की ऊबर में फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर्स हमारे बच्चे क्रैक कर पा रहे हैं। इन केस आप डीएसए पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से। 2 साल की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। 4 से 5 महीने का 4.5 मंथ्स का ये कोर्स रहने वाला है। इसमें पूरा डीएसए हम स्क्रैच लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं, ठीक है। बढ़िया। तो ये हमने समझ लिया। और आई थिंक आज की वीडियो, इसका नाम था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, वो अच्छे से आप कंप्लीट कर पाए हैं। वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में भी जानते हैं और होमवर्क भी आपको मिलेगा जिसके द्वारा आपको एक गिव अवे में टी शर्ट भी मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, मैं आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट जाके अपना रिव्यूज़ प्रकट कर देंगे। अगर आपको समझ में आया तो हाथ जोड़ के आपसे विनती है भाई, एक काम करेंगे कि भैया समझ में आ गया, ये कमेंट कर देंगे, भैया समझ में आ गया जो आपने पढ़ाया, इतना लिख देंगे, मुझे इतने बहुत खुशी मिल जाएगी। मुझे पता है कि आपको भी आजकल डाउट है मेरी कंसिस्टेंसी के ऊपर, क्योंकि पिछले 3 महीने से इनको जा रहा नहीं था कोड हब चैनल के ऊपर। आप मेरे लिए सिर्फ इतना करते हैं दोस्त, कमेंट में जाके इतना लिख दें कि मुझे, अगर आपको असली में समझ में आ गया तो, कि भैया समझ में आ गया है जो आप पढ़ा रहे थे। उसके बाद कंसिस्टेंसी मैं लेके आता हूँ, ठीक है। धन्यवाद देवरन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।